दशंक ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ, तो अब लेते हैं रेखा सोनी जी, माइक खोलिए, प्रश्न लीजिए, 5 मिनट में चेष्टा करेंगे हम प्रश्नों के उत्तर दे, ताकि लंबा ना खींचे। नमस्ते सर, मैं रेखा सोनी। हाँ। सर, कुछ लोगों के जो क्वेश्चन है डिजीज बेसिस हैं, वो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। बाकी जिनके आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं शुरू करती हूँ। हम्म। तो मधुलिका जी ने पूछा है, नाभि में नमक पेपर पे या डायरेक्ट दोनों तरह से डाल सकते हैं या पेपर पे ही डालना है? देखिए, जो शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं उसको नीचे भी देना है, नाभि भरना है। नाभि भरकर उसका सिद्धांत है कि उसको फैलाना है, फिर कागज देना है, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बना के आप ऑक्सीडेशन करेंगे, नहीं तो कागज जल जाएगा। कागज वाला सिद्धांत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए जो पहले से कर रहे हैं। नहीं तो आप एक दूसरी गलती यहाँ कर देंगे, वो ये कर देंगे कि आप कागज को बर्न कर देंगे, फिर कागज बर्न हो जाएगा और वहां लग जाएगा। तो ये गलती रोकने के लिए नमक का नीचे और ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हिट कागज पे नहीं, नमक पे पड़नी चाहिए। लेकिन साथ में हमने आपको बॉक्स दिखा दिया, तो चेष्टा कीजिए कि आप बॉक्स में ऑक्सीडेशन कर दीजिए। नहीं तो आगे चलकर मैं आपको कैंडल में ऑक्सीडेशन बताऊंगा, आप कैंडल में ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। ये चीजें बताने की इसलिए जरूरत है क्योंकि किताबों में यही उल्लेख मिलेगा, लेकिन मैं आपको इससे 2 स्टेज आगे ले जा रहा हूँ। वो जानकारी दे रहा हूं जो अब तक चला आ रहा है, और आगे वो जानकारी दूंगा जो सुरक्षित है। तो आप सुरक्षित जानकारी की तरफ चले जाइए। आप नमक वाली चीजों को, जिंजर वाली चीजों को एक बार ना करिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रोगी का रिजल्ट बढ़ाइए। तो आगे चल के हम आपको सिखाएंगे कैंडल में ऑक्सीडेशन, रोलर में ऑक्सीडेशन आपको सिखा चुका, वुडन बॉक्स में ऑक्सीडेशन सिखा चुका। तो अपनी शुरुआत आप लोग वुडन बॉक्स में ऑक्सीडेशन से कीजिए, रोलर में ऑक्सीडेशन से कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्ट में ऑक्सीडेशन पे आइए। सर, रश्मि शिंदे जी ने पूछा है कि बर्नोल की जगह एलोवेरा को यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, शुरुआती दौर में हमको न तो प्यार और मोहब्बत बर्नोल से है, न एलोवेरा से है। मुझे चाहिए सुरक्षा। बर्नोल सुरक्षा देता है, मुझे बर्नोल चाहिए। हमको जी क्यों सर। तो जलाना है और क्यों एलोवेरा लगाना है। सर, ठीक है। हाँ। सरबजीत जी बोलते हैं कि मोक्सा से नेल येलो हो जाते हैं और कपड़ों से स्मेल आती है। हाँ, इसके बारे में हम आपको जब वेंटिलेशन, स्मोक और वो चीजें बताएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे। सरबजीत जी ने वीडियो नहीं देखा है, उनको वीडियो भेजा जा चुका है। अब दिक्कत यही कि जो लोग वीडियो मांगते हैं, हमें समझ में आते हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उस वीडियो में ये सारी चीजों का बहुत डिटेल में जानकारी है। और आपको स- ये येलो दाग के बारे में, देखिए अब तो क्लास कम है, नहीं तो मैं येलो स्पॉट के बारे में भी बताता, लेकिन अब वो पेड वाले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि क्लास अब खाली संडे का ही बचा है, तो संडे को क्या क्या बताएंगे। ठीक है। सर, नलिनी शाह ने पूछा है कि क्या बच्चों पे स्टमक 36 पर मोक्सा कर सकते हैं? अगर डिसीज उस टाइप का है तो कर सकते हैं, अगर डिसीज नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। डिसीज तय करता है कि क्या करना है। हर डॉक्टर किसी भी रोगी को दवा नहीं देता है। डॉक्टर उसके मर्ज को, उसके रिपोर्ट के आधार पर दवा देता है, व्यक्ति को नहीं देता है। इसी तरह बच्चा या बड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बीमारी किसको है। अगर बीमारी बच्चे को है तो हम देंगे, अगर बच्चे को बीमारी नहीं है तो नहीं देंगे। उस बच्चे को बीमारी क्या है उससे तय होगा ये। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बच्चों को दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे को वो बीमारी होनी होगी जिसके लिए उसको दिया जाता है। जी सर। सर, अनिल जरीवाला जी ने बोला है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोक्सा, जबकि कुछ पेशेंट जो होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग की शिकायत होती है उनकी। लगता है आपने क्लास नहीं सुना। हमने शुरुआती दौर में बताया कि आपके कंसेप्ट के हॉटनेस में और इन्फ्लेमेशन में, सूजन में अंतर है। उस अंतर को समझिए। इन्फ्लेमेशन को रिमूव करना है, और वहां पर हमने बताया था हॉट डिसीज क्या होता है, हॉट पैटर्न के डिसीज क्या होता है, इसलिए कंफ्यूज ना करें। इन्फ्लेमेशन जो आता है उसको रिमूव करने के लिए आपको 2 स्तर पे काम करने हैं। एक, उसके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने हैं, जो आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से निकालना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में उनको वो सारी चीजें देनी है जो इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं करे, तो लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। और साथ में फ्लो करने के लिए, इन्फ्लेमेशन तभी आता है जब ची और ब्लड दोनों का स्टेग्नेशन होता है। जब उसमें फ्लो आ जाएगा तो इन्फ्लेमेशन हट जाएगा। तो उसमें मॉक्सिलेशन तो कंपल्सरी है और सबसे पहले दिया जाता है। जी सर। स्टेग्नेशन से आता है वो, तो स्टेग्नेशन हमें हटाना है। सर, अब क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आज के रिलेटेड है।
बाकी सारे जो थोड़ा सा अपने टॉपिक से रिलेटेड हैं, बाकी जो भी हुए हैं उनमें डिजीजेस पे 2-3 क्वेश्चन है डिसीज पे जिन्होंने। अभी नहीं लेंगे क्योंकि डिसीज हमने पढ़ाया ही नहीं है, तो डिसीज पे नहीं लेंगे अभी। बाकी क्वेश्चन कीजिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊंगा। तो चलिए डिसीज लास्ट में, पहले आज से रिलेटेड प्रश्न क्या है? सर आज से रिलेटेड कॉस्मेटिक क्लिनिक का एड भी अभी हमारा नहीं होगा। और एड बोले एक्यूपंक्चर नहीं, एड पूछिए क्या? सर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी उस व्यक्ति के और उस काम का होता है जो हुनरवान होता है। अभी तो आप हमारे प्रोग्राम में ही प्रवेश नहीं किए हैं, तो एडवर्टाइजमेंट क्या चीज का करेंगे? इसलिए बोला ना कि कुछ लोग हमारे यहाँ के वो लोग कोर्स स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग क्लिनिक स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग कैंप लगाना स्टार्ट कर देंगे, सब के सब औंधे मुंह गिरेंगे, जी लॉन्ग सर। टर्म में सरवाइव नहीं करेंगे। कैंप लगाने वालों को मैंने जिंदगी में बहुत हाई राइज करते नहीं देखा है, वो वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। क्यों? रोगी तो ठीक होंगे नहीं कैंप में, और जाके फिर बदनाम करेंगे कि भाई गया था, दाना लगवाया था, ठीक हुआ नहीं। अरे 400 पेशेंट आपके पास कैंप में आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, 3 दिन आ जाएंगे, ठीक कितने हुए? 0/0। उसके बाद बोलेगा जी करवाया था एक्यूप्रेशर कैंप में, कराया था, कोई लाभ नहीं हुआ। वो ये नहीं बोलेगा कि 2 दिन करवाया था, फ्री में कराया था। उस जी इलाके में आप गए काम से, फिर क्लिनिक खाली का खाली, खाली वो एक दिन की भीड़ होती है, फिर खाली क्लिनिक पड़ा रहता है। तो आपको कंसेप्ट में जीना है। तो वो हम हमारे सारे कॉस्मेटिक वाले को एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, बोर्ड कब बनाना है, पंपलेट कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, उसके बारे में 2 घंटे की एक अलग से क्लास कर देंगे। सर 2 क्वेश्चन जो हैं वो 1 ईयर पैकेज बनाने और बूस्टर ट्रीटमेंट के से हाँ, रिलेटेड है। ये सबको करना है, चाहे हमारे कॉस्मेटिक में हो, चाहे रूमेटाइड आर्थराइटिस में हो, चाहे ऑस्टो आर्थराइटिस में हो, ये जरूरी है। सर ये उन्होंने जरूरी पूछा पैकेज कैसे बनाएंगे और बूस्टर कैसे देना है, तो वो शायद आज की वीडियो अगर दोबारा देखेंगे तो उनको क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ, उस पर डिटेल बताया आपने पूरा। और सर दुर्गेश जी ने पूछा है कि जब एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी किसी पॉइंट पे कुछ भी लो हो जाती है पल्स वगैरह, और अ, ऐसा अ, थोड़ी अ, देर के लिए होता है फिर ठीक भी हो जाता है। नहीं, कारण ऐसा इसलिए होता है कि जो एक्यूपंक्चर वाले होते हैं उस वो लोग भी तो रोगी का दर्द बढ़ा देते हैं बहुत बार, क्योंकि आपने पेशेंट को तैयार ही नहीं किया। डॉक्टर सुभाष साल्वे जी ने जो ऑर्थोपेडिक के प्रोग्राम है उसमें बिल्कुल कहा था कि पेशेंट को पहले तैयार तो करो। आप सोए हुए से अचानक आपको जगा के बोलेगा चलो, तो वो पूछेगा भूकंप आ गया क्या? ऐसा कोई चलता है क्या? नींद खुलने के बाद भी आदमी 2 मिनट लेता है चलने के लिए। बॉडी को तैयार किया नहीं, आया लेटो, लगाया 3 लीटर, लाओ पेमेंट। जी सर। 1 घंटा लगेगा। जो लोग 1 घंटा देके ट्रीटमेंट नहीं देते उसको ये लाइन छोड़ देना चाहिए। साइंस का बदनाम कर रहे हैं, उसका सफर अच्छे लोगों को हो रहा है। ये जो बुरे लोग हैं ना, जो ये जो करते हैं 20 मिनट में ट्रीटमेंट, फटाफट दाना लगाया या मेहंदी लगाई, यहाँ पर वो लगाया, यहाँ दबाया, वहां दबाया, पूरे साइंस का बदनाम करके छोड़ दिया है। क्लिनिक अच्छे अच्छे लोगों के खाली हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी संगति का असर उन पर पड़ा है। तो सबसे पहले चिकित्सक है तो आपका व्यवहार चिकित्सक जैसा होना चाहिए, आपका काम चिकित्सक जैसा होना चाहिए, आपका ज्ञान चिकित्सक जैसा होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका चिकित्सक जैसा होना चाहिए, और वैसा होना चाहिए जैसा एक एक्यूपंचिस्ट को होना चाहिए। पोरस और सिकंदर की जब लड़ाई हुई थी तो पोरस की छाती पर सिकंदर बैठ कर पूछा था तेरे साथ क्या व्यवहार किया गया जाए, तो उसने कहा था वैसा जैसा एक राजा राजा के साथ करता है। तो रोगी के साथ आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा एक एक्यूपंचिस्ट का होता है। वहां पर कोताही नहीं चलेगी, मजाक नहीं चलेगा। पेमेंट ले रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो। जब पेमेंट ले रहे हो तो खरा सोना है वो दो, और देने के लिए ज्ञान लो और ढंग से दो। तो तुरंत अगर ट्रीटमेंट दोगे तो यही सब होगा। पेशेंट को तैयार किया नहीं, उसके बॉडी को आदेश दिया नहीं, उसके बॉडी को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूं, लिया नीडल ठोक दिया, लिया मोक्सा ठोक दिया। बॉडी भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है हो क्या गया, 5 मिनट पहले भला चंगा था, ये जला रहा है, ये सुइया चुभा रहा है, कहीं मैं नरक में तो नहीं आ गया। डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है बॉडी। बॉडी बिल्कुल प्रतिवाद वहीं आ जाता है कि भैया मेरे को ये आदमी जला के मारेगा, आज आज सुइयां चुभा के मारेगा। अब बॉडी की मेंटेलिटी समझिए। बॉडी अगर एक पर्सन होगा तो क्या करेगा? वो प्रतिवाद करेगा। सुइया क्यों चुभवाएगा वो आपसे? शरीर को अगर बोलना आएगा तो कहेगा भैया रुक, किस पे सुइया चुभा रहा है, क्यों मोक्सा से जला रहा है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो पेशेंट को पहले तैयार तो करो। याद रखिएगा, मम्मी जब सुलाती है तो कैसे सुलाती है? सो जा रामा रामा, थपेड़ा है ना। जगाती तो कैसे जाता, बेटा उठ जा स्कूल का टाइम हो गया। एक ही तो थपेड़ा है।
आपके हाथों को काम करना आना चाहिए, आपके दिमाग को काम करना आना चाहिए। तो इसलिए ये पूरी ट्रेनिंग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी की चालू होने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले चिकित्सक तो बनो। सारे लोग ट्रीटमेंट और पॉइंट पे पड़े में, मुख्य पॉइंट की बात तो जानो। ठीक है। सर जिमाम अंसारी जी पूछ रहे हैं कि एक्यूट कंडीशन में मोक्सा देना सही है? एक्यूट कंडीशन लेना ही सही जैसे नहीं है, एंकल देना। स्प्रेन। एंकल्स वगैरह ये सारे के सारे क्रोनिक में आते हैं, एक्यूट में कहाँ आते हैं? एक्यूट केसेस पहली बात आपके पास आते नहीं है, और एक्यूट कंडीशन लेने नहीं चाहिए उसको उसको क्योंकि एक्यूट कंडीशन में उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो आप पर लोड करता है। क्रोनिक में लेना चाहिए। जैसे स्ट्रोक एंड पैरालिसिस हो गया, पेशेंट तुरंत आएगा तो उसको पता नहीं, पहले रिकवरी फेज में जाइए, पहले डॉक्टर जब आपको फिजियोथेरेपी के लिए बोल दे, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दे, उसके बाद चालू करेंगे। क्यों? डबल स्ट्रोक आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि आपने को उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, सर तो पंकज कुमार जी, क्रोनिक में हाँ जी लीजिए। हाँ, जी सर। सर पंकज कुमार जी पूछते हैं क्या 4 गेट पॉइंट पर मॉक्सिबेशन कर सकते हैं? किस पे? 4 गेट पॉइंट आपने बताया भी है लिवर 3 एंड LI4 को। हाँ, वो उन लोगों पे हम लोग करते हैं कि जो लोग समझ लीजिए दूसरे एक्यूपंचिस्ट के पास जाके आए हैं, नेचुरोपैथ में जाके आए हैं, योगा में जाकर आए हैं, एलोपैथी में इलाज करा के आए हैं। अब बॉडी उसका मतलब हर प्रकार के दवाइयों को और चिकित्सा को झेल चुका है, वो अब एकदम डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ गया कि अब नहीं आने दूंगा इनको। तब क्या होता है, उस बॉडी से वापस काम लेने के लिए बॉडी को पहले शांत करना जरूरी होता है, उसको चैनलाइज करना जरूरी होता है। इसलिए हम लोग रेन 8 पे और ड्यू 4 पे पहले काम करते हैं, फिर उसके बाद गेट को खोलते हैं। तो LI4 क्रॉस में लेते हैं। पहले दिन हम लेंगे, अगर बाएं हाथ में अगर LI4 लिया तो राइट हैंड साइड के लेग में लिवर 3 लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरे वाले में लेंगे, क्रॉस करके लेंगे, एक साथ चारों भी नहीं लेते हैं। जी सर। और उसको पहले सबसे पहले उसकी बॉडी को तैयार करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, डाइट एंड न्यूट्रिशन का करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पिलाएंगे, उसके पल्स को नापेंगे, उसके ब्रीथिंग को करेंगे, उसके पोस्चर को करेंगे, डॉक्टर सुभाष संदेश जी के मेरिडियनोलॉजी को, स्पाइन को, स्ट्रेचिंग को लागू करेंगे ताकि मेरिडियन में फ्लो हो, मेरिडियन में लचक हो। वो सारी चीजें होने के बाद ही काम होगा, उसके पहले बॉडी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर नमिता जी पूछती हैं, पहला क्वेश्चन है वकारिया सीड क्या है, दूसरा है इन्हें स्पाज्म की प्रॉब्लम है तो हेल्प। वकारिया सीड देखिए इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक ब्यूटी में थोड़ी देर में उनको बता दूंगा। आप अगर जो हम लोग मेथी का दाना, सरसों का दाना ये सब लगाते हैं, वो एक्चुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आता है। उसी टाइप के जो क्लिनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो सीड आते हैं उनको वकारिया सीड कहा जाता है। उसके ऊपर में हम बहुत डिटेल क्लास अपने दूसरे ग्रुप में कर चुके हैं। तो जब आप कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो उसमें मैं आपकी मदद करके आपको वो सिखाने की चेष्टा करूंगा। वैसे यह कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप एक बहुत जागरूक और हर चीज में इंटरेस्ट लेने वाली महिला है, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। सर अभी 4 लोगों ने डिजीज के बारे में पूछा है और एक क्वेश्चन हरी मोदी जी का है डिटॉक्सिफिकेशन को लेके। आप पूछिए। उन्होंने पूछा है मोदी जी ने कि 4 संडे करने की बजाय क्या 4 दिन लगातार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आप ट्रेन में जा रहे हैं तो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ करा दूं कि दिन भर खाना मत खाना, घर से खाना खा के चला जा, होगा क्या? नहीं होगा, कराना पड़ेगा 4 बार। जी सर। हाँ। सर शिवा राव जी वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है, इतना रूपक आसान जी नहीं है। पैरालिसिस का चार ट्रीटमेंट मॉक्सा के जरिए। 12-13 घंटा लगेगा उस चीज के लिए। हाँ, रूपक जी को पैरालिसिस के ऊपर मॉक्सा से ट्रीटमेंट कैसे? हाँ, उसके उसके लिए पूरे 8 से 9 दिन कोर्स करके जानना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। पैरालिसिस मतलब फिर आपको स्ट्रोक एंड पैरालिसिस, रिकवरी, पोस्ट रिकवरी, मसल एनाटॉमी, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें आनी होगी। वो खाली निडल काम नहीं करता है, दिमाग से निकाल दीजिए। सर राज सहगल जी बोलते हैं कि उनको क्रिटिकल मेमोरी प्रॉब्लम है, तो उनको बस उतना ही क्वेश्चन आया उनको हेल्प। अब इतने छोटे क्लास में चीज होती नहीं, हार्ड नट टू क्रैक होता है, बहुत सारी चीजों में करना होता है। ऐसे रोगी को हम ड्यू 20 तो लेते ही लेते हैं, साथ में हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है, उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये डिस्मेंटिया का प्रॉब्लम तो नहीं है,
और दूसरे कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर तो नहीं रहा हुआ है, कोई लंबे समय तक किसी मेडिसिन पे तो नहीं रहा हुआ है, अनट्रीटेड बीपी तो नहीं है, अनट्रीटेड डायबिटिक तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने के बाद प्रोटोकॉल बनते हैं और उसका फैसला होता है। सर डॉक्टर चंद्रकांत जी ने पूछा है स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट कैसे दूर करें पहले। अब डिसीज मैनेजमेंट तो है नहीं, ये सब इतने आसान नहीं है, बता तो दूंगा लेकिन उनको वो चीजें ही नहीं मालूम है, तो चीजें होगी नहीं। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत जल्दी जाते नहीं है, प्रोलॉन्ग पीरियड लगता है, 6 महीने से साल भर तक लग जाता है। लेकिन उसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन लाइफ फोर्स इम्यूनिटी ड्रिंक के साथ इम्यूनिटी इनहेंसिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना है, जो आज मैंने बताया था। मॉक्सिबेशन के लिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, स्टमक 36, GO14, रेंज 6 पे आपको काम करना आना चाहिए, लंबा काम करना आना चाहिए, तभी फायदा होगा। और वैसे एक बात बताऊं, डिसीज मैनेजमेंट लोगों को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो क्लास हो रहा है और कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के लिए हो रहा है, और ना कि बीमारियों के लिए हो रहा है। और दूसरी बात, आप चिकित्सक है तो आप बताइए कि आप क्या इलाज कर रहे हैं, मुझसे क्यों इलाज पूछ रहे हैं? मैं तो खाली बता दूंगा आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप सारे लोग थेरेपिस्ट है, सारे लोग चिकित्सक है, आप बताइए कि आप क्या इलाज कर रहे हैं, तो मैं उसमें गाइड करूंगा कि आप सही है कि नहीं है। आप अगर इलाज पूछ रहे हैं तो फिर अधूरे चिकित्सक है। एक सर चिकित्सक इलाज, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से मेडिसिन की बात तब पूछता है जब उसका फील्ड ना हो। तो पहले तो वो ये बताता है ना कि मैंने ये ट्रीटमेंट दिया और मुझे इसमें आराम नहीं मिला, तो ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड ऑर्थोपेडिक है। तू साइकेट्रिक है, अब रात को नींद नहीं आ रहा, तू बता मुझे क्या करना, तब तो बात समझ में आ गई है। लेकिन एक ऑर्थोपेडिक दूसरे ऑर्थोपेडिक के पास जाके क्यों पूछेगा कि मेरे घुटने में दर्द है, बता क्या खाऊं? सामने वाला पूछेगा, यार यू आर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यू आर आस्किंग which medicine you should have take। सर एक हॉट हाँ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पे है। हाँ शिखा डॉक्टर शिखा जी ने पूछा है इन एक्यूट पेन फॉर 48 आवर्स कोल्ड देखिए, और नहीं नॉर्मल नहीं नहीं, ये सारी चीजें भेग क्वेश्चन है। बिना पेशेंट को शुड देखे ये मोक्सा विल बी यूज्ड लोकली। नहीं, ये भेग क्वेश्चन है। क्यों भेग क्वेश्चन है? क्योंकि पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन को किए बिना एक्यूपंक्चरिस्ट कभी भी पॉइंट के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं देता है। एक्यूपंक्चरिस्ट के सामने और किसी भी प्रकार के थेरेपिस्ट के सामने, किसी भी अच्छे चिकित्सक के सामने रोगी का होना जरूरी है, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन का करना जरूरी है। ये प्रोटोकॉल हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, रिपोर्ट का एनालिसिस कीजिए, उसके सारे टीसीएम के सिद्धांत को पहले देखिए। 1 घंटा लगता है एक रोगी को जांचने में और समझने में, 1 घंटा लगता है उसको काउंसलिंग देने में, और 1 घंटा लगता है उसको ट्रीटमेंट देने में। तो 3 घंटे की बात मैं 2 मिनट में नहीं कर सकता, सॉरी, मैं शॉर्टकट सर में चलने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ। सर फॉरगेट पे ट्रीटमेंट कितनी देर करना चाहिए। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल ही है, वो पॉइंट है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो वही है, 40 मिनट निडल हम 40 मिनट रिटर्न करके रखते हैं, क्योंकि 23 वाली मिनट में चीट ट्रेवल चालू करता है, और 20 मिनट में तो हम निडल निकाल लेते हैं। मैंने तो बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, पैसे लेके बताना था। सर क्या ये फॉरगेट के चारों पॉइंट एक ही साथ में लगाने चाहिए। नहीं नहीं, असर ही नहीं करेगा। साइकिलिंग। नहीं नहीं, पहले पहले 2 लीजिए, फिर 2 लीजिए, उसके बाद फिर बाकी लीजिए। पहले उसको तैयार करना है बॉडी को। निडल तो पहला दिन का मतलब ही नहीं है, कम से कम 7 दिन बाद। नहीं पेशेंट सर जिस दिन मॉक्सा करेंगे तो क्या मॉक्सा भी साइकिलिंग ही या कोई 2 पॉइंट पे एक साथ में लगाएंगे कैसे नहीं, करेंगे उसको। पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितना दिन का है, क्या डिसीज है, क्या नहीं है। लेकिन मॉक्सा चालू हो जाएगा, फर्स्ट डे से चालू हो जाएगा। 4-5 दिन हो सकता है आप लगातार मॉक्सा दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन निडल नहीं चलेगा, क्योंकि निडल करवा के आया हुआ है तो नहीं चलेगा। वो वापस समझ जाएगा, बॉडी याद रखता है अपनी चीजों को। वो 1 साल पुराना इतिहास मालूम है कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा ने 1 साल पहले क्या बिहेव किया था, वो तक तो हमारे जीन को पता है। जी सर। तो आप निडल करा के आए हो 1 महीना पहले, उसको वो कैसे भूल जाएगा? तो वो तुरंत जाग जाएगा बॉडी। तो आपको पहले बॉडी को तैयार करना होगा। सर आपने एक पिक्चर दिखाई थी आज की सेशन में जिसमें प्रेग्नेंट लेडी के सिर पे मॉक्सिवेशन हो रहा था। तो नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में या कुछ भी ट्रीटमेंट के से पहले थोड़ा हाँ, प्रिकॉशंस होता है। नहीं, फिर तो जनरल लोग, मैंने कहा ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए कि आप कौन से चिकित्सक हैं। जो फील्ड आपका नहीं है उसमें हाथ मत दीजिए। मैं आईवीएफ बेबी के ऊपर मैं काम करता हूँ, भारत के बहुत रिपोर्टेड हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे डिलीवरी में मैंने पार्टिसिपेट्स किया है, और इनफर्टिलिटी केसेस में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम करने वाले में से हूँ। तो मैं करता हूँ। लेकिन जो मैंने कहा कि मेरी सच्चाई मेरे साथ है, मुझे कभी भी फॉलो करने की चेष्टा मत कीजिएगा। चीज वो अख्तियार कीजिएगा जो आपने किया है। तो जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, उसकी प्रैक्टिकल नहीं किया है, अपने परिवार में नहीं किया, तब तक रोगी पे मत कीजिए।
साइंस तो बहुत कुछ कहता है, साइंस सर्जरी की भी बात कहता है। कल ही मैंने एग्जांपल दिया था, जनरल प्रैक्टिशनर है तो वो हार्ट की सर्जरी क्यों करेगा? तो जो रूल है वो सब पर लागू रहेगा, मुझ पे भी तो लागू है वो बात जो आप पर लागू है। साइंस सब पे बराबर लागू है। आप जिस फील्ड के आदमी हैं आपको बस उतना ही काम करना है। इसलिए जो कंट्रा इंडिकेशंस है उस पे काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया ही नहीं है। तो आप उस वो सवाल देखिए, हर वो सवाल लागू नहीं होंगे जो मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर मुझे प्रेग्नेंट लेडी पे अगर मैंने बताया होता तो मैं बता देता कि करना है। प्रेग्नेंट लेडी पे तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मॉक्सिवेशन तो बहुत दूर की बात है। आपको एक्यूप्रेशर नहीं करना है, निडल नहीं करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है। जब उसको क्लिनिक में ही नहीं घुसाना है तो बात ट्रीटमेंट की आती ही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को तो हम क्लिनिक के अंदर ही नहीं बुला रहे हैं, तो चिकित्सा की बात तो बहुत दूर तक है। मैं तो सुंदर बेबी तक की चीजें करता हूँ कि बच्चे सुंदर कैसे पैदा हो, कॉम्पिटिशन में है। तो जो लोग गायनी पे काम करते हैं, आईवीएफ पे काम करते हैं, इनफर्टिलिटी पे काम करते हैं, उन लोगों को वो चीजें जाननी चाहिए। तो आप अभी जान रहे हैं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी उसका ये पार्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिकल ट्रीटमेंट उसका ये पार्ट नहीं है, तो बात खत्म। आपके पास जो रोगी आएंगे वो प्रेग्नेंट महिला नहीं आएगी। और जो यंग लोग आते हैं उससे तो हम पहला सवाल करते हैं, क्या मुन्ना उन्ना होने वाला है क्या, कोई मिठाई उठाई आने वाली है क्या, तो बता देता है। तो हम बातों बातों में पूछते हैं, हंसी मजाक में पूछते हैं। तो यंग आदमी से पूछने की जरूरत पड़ती है। अब 35 साल की महिला 40 साल की महिला आएगी तो आपको वहां के सवाल, और 60 साल में जो आएगी वहां के सवाल, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या करने हैं। आपके पास उस दौर की महिलाएं कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में तो आ जाएगी, ऑर्थोपेडिकल कंडीशन में प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत कम आएगी। और मेरे क्लिनिक में जो आती है वो ज्यादा करके आती है पोस्ट डिलीवरी या प्री मैरिज वाले लोग, जिनकी शादियां अधेड़ उम्र में होती है, उनकी संख्या मेरे यहाँ बहुत जबरदस्त है। और जो लोग डिलीवरी करा चुके होते हैं तो वापस बॉडी को रीगेन करने के लिए और वो सारी चीजों से वापस अपने आप को फिर से ट्रिम स्लिम बनाने के लिए वहां ज्यादा आती है। तो उन सब चीजों पे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पे चर्चा की जा सकती है, तो वहां पर मैं बता दूंगा। सर एक क्वेश्चन लास्ट रहता है, हॉटनेस प्रॉब्लम इंडिकेट्स with indicates vitamin D deficiency. किसने बोला? वरदान सेठ। कैसे मालूम पड़ेगा हॉटनेस क्या है? विटामिन डी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों जाना? एक टेस्ट कराओ, रिपोर्ट में आ जाएगा, बात खत्म। विटामिन डी जांचने के लिए मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों जाना? रिपोर्ट कराइए, रिपोर्ट में आ जाएगा। रिपोर्ट में है तो सारी साइंस बेकार है। आपको विटामिन डी बढ़ाना ही है, और हम जांच क्या चीज से करेंगे? रिपोर्ट से करेंगे। भेग चीजों की जांच वही कीजिए जो रिपोर्ट जिसकी उपलब्ध नहीं है। अब पल्स कितना चल रहा है, डीप चल रहा है, तो मैं यहाँ जांच करूंगा। टंग के लिए कोई जांच नहीं है इसलिए मैं टंग की जांच करूंगा। नींद मैं पेशेंट से पूछूंगा। लेकिन आपको शुगर है या नहीं है ये सवाल तो मैं करूंगा ही नहीं, बोलो मैं टेस्ट करा के आऊं। जी सर। विटामिन डी सर टेस्ट करा के आइए, बात खत्म। सर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मनीष जी ने हाथ उठा रखा है, खाली उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन इधर नहीं आया हुआ। मनीष जी लिख के भेज दीजिए चैट बॉक्स में, तो हम ले लेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे आज। बाकी सबके हो चुके सर। और जिनका बूस्टर ट्रीटमेंट और जिनसे रिलेटेड है वो एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो उनको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट सबको संबोधित कर देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन आंसर देखिए फटाफट कितने बढ़िया से हो गया बिना डिस्टर्ब के। तो हम ऐसे ही लेंगे और रविवार को मिलेंगे। स्टमक 36 आप पढ़ कर आएंगे और डिटेल में बातें होगी। तो रिकॉर्डिंग एक बार बंद कीजिए, मैं मुख्य मुख्य बात तो बता देता हूँ बिना रिकॉर्डिंग के।